यस। कहाँ चल रहे थे अपन? कहाँ से? पर्सनल। यहां से करवाना है प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। ठीक है। एम्प्टिव प्राइसिंग का मतलब एक नाम आया था प्रेडेटरी प्राइसिंग, सुना है? मोनोपोली मार्केट के अंदर जो मोनोपोली फर्म है वो नई फर्मों को एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट करती है बाय यूजिंग द प्रेडेटरी प्राइसिंग। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर बताया था मैंने। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? एक फर्म मार्केट में प्राइस लेवल को इतना कम कर लेती है कि अदर फर्म्स उसको ठीक है उसको कवर नहीं कर पाती है और मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगी। उसको प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग बोलते हैं सेलिंग के अंदर। देखो क्या लिखा है, सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और टी पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लाई मार्केट। नए एंट्रेंट्स जो है मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको प्राइस लेवल कम करके डिस्करेज करना, ठीक है, ताकि वो एंटर ना करे मार्केट के अंदर। इसी तरीके से प्राइस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में जो डिफाइन वैल्यू है, ठीक है, उसको प्राइस बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, स्पेशली बताया आपको। प्राइस इलास्टिसिटी का पता है क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितना रेस्पॉन्स कर रही है, अगर कितना सप्लाई रेस्पॉन्स कर रही है, ये सब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस सेंसिटिविटी, कि प्राइस को चेंज करने पर कंज्यूमर्स पर उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या लिखा है देखो, इफेक्ट ए चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन ए कस्टमर्स, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग का मतलब चार्जिंग ए रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर ए शॉर्ट टाइम वेयर ए न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूव्ड प्रोडक्ट इज लॉन्च इनटू ए मार्केट। कि जब भी कोई फर्म मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाती है तो शुरुआत में तो बहुत हाई प्राइस चार्ज करेगी, करती है क्या, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर धीरे धीरे उसके बराबर की टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आने लग जाती है तो धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन जब नया वर्जन लॉन्च करेगा तब बहुत ज्यादा प्राइस होगी, और मार्केट में उसी के कंपटीटर्स आने पर धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होने लग जाएगी, या बाद में एक और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में उसकी प्राइस कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। नए इनोवेशन से इंक्रेज होकर मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियली तो हाई रखना, और शॉर्ट टर्म तक तो हाई रहेगी, बाद में जाकर वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। पब्लिसिटी का मतलब जानते हैं? एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फर्क है दोनों में? याद रखना, पब्लिसिटी के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो रहा है प्रचार प्रसार, एक पर्सन टू पर्सन लोग स्प्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट में आपको पे करना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन आप जानते ही हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट ऊपर आया था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब जो फर्म को एक साल के अंदर अंदर कवर करने, ठीक है। स्टेक होल्डर, किसी भी बिजनेस के अंदर जो इंटरेस्ट रखने वाले जो पीपल्स हैं, एक तो इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, आगे पास में गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है, शेयर मार्केट भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं? स्टेक होल्डर, जिनका इंटरेस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? बिजनेस के साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की स्किल, एबिलिटीज, उसके एक्सपीरियंस को अपन क्या बोलेंगे? उसकी स्ट्रेंथ। टारगेट मार्केटिंग, रीचिंग आउट टू ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेट मार्केटिंग का मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब उसकी मार्केटिंग केवल उसी ग्रुप को करोगे। समझ में आई या नहीं? जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिनको सेल आपको केवल यंग एज वालों को ही करना है, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग किसके ऊपर फोकस्ड रहेगी? यंग एज वालों, ठीक है। टेली मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग थ्रू द टेलीफोन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है टेली मार्केटिंग, टेलीफोन से मार्केटिंग जो हो रही है, बार बार फोन आता है ना, ठीक है, बैंक वालों का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो नए कंपनियां जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो बार बार कॉल करके वो आपको इंट्रोड्यूस करवाती है, उसको टेली मार्केटिंग बोलते हैं। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब ए न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड। टेस्ट मार्केट मतलब सैंपलिंग वाला मार्केट, पहले आपको सैंपल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, और बाद में प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देंगे। एक प्रोडक्ट आता है तानसेन, सुना है क्या? हाँ, देख कितने जोर से बोले, बोलने ही थे तभी मैंने इसका नाम लिया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में तो, पर तानसेन का बोलते ही एनर्जी आ गई कि भविष्य में वही दिखाई दे रहा है इनको, नीला पत्ता, ठीक है। अच्छा, उसका परफेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है?
रजनीगंधा सब्स्टिट्यूट है ना, बिल्कुल सेम वैसी पैकेजिंग आती है उसकी भी, तानसेन की। ठीक है, हाँ हाँ रहने दो, अरे जानता हूँ विमल वाले हो तुम लोग, मैं जानता हूँ, दाने दाने में केसर का स्वाद है। तो वो छोड़ो एक बार, मैं यहाँ तानसेन, जब तानसेन प्रोडक्ट आज से 2015-16 के अंदर मार्केट में जब आया था, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता था। तो तानसेन कंपनी वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट तानसेन खिलाई है करोड़ों रुपए की लोगों को, पकड़ पकड़ के, जो रजनीगंधा खाता दिख गया, अरे ये खा के देखो सर आप। फिर धीरे धीरे उस चीज से क्या हो गए, लोग अवेयर होने लगे और लीस्ट प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट मिलने लग गया। जहां रजनीगंधा 25 रुपए में आती है वो 5 रुपए में आ जाती थी। ठीक है, तो प्राइस इफेक्टिविटी को देखते हुए लोगों ने रजनीगंधा को बॉयकॉट करके हमारे लोकेलिटी के अंदर तानसेन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से एरिया वाइज अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे यूपी साइड में चले जाओगे तो वहां पर कोई राजमहल के नाम से आता है क्या? हाँ देखो, ढूंढ ढूंढ के बैठे हैं एक एक। भाई हमारा तो काम बताना है तो हम तो ढूंढेंगे ही। अब ये तो इनको पता है कि सर का थॉट गलत नहीं चला जाए। अंबर, हाँ, और ढूंढ लो थोड़े से। खैर आप मुझे एग्जाम्पल बताते रहेंगे तो आने वाले जो स्टूडेंट है उनको फायदा मिलेगा। हाँ, बारातियों का स्वागत किससे करें? किससे किससे? याद नहीं आ रहा तो याद करे, खाएगा तो याद होगा ना। चालू कर दे हाथ से ही। बारातियों का स्वागत करें, फूल देके स्वागत करो। तुम रजनीगंधा विमल खिला रहे हो उनको। यूपी का हेड था तो तू तो राजस्थान में रहे भाई। अच्छा, ये यूपी के हेड मत दिखाया करो मेरे को। देखो, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है उसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थ्रेट। या कोई फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्राइस इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, सेल कम हो रही है, डिमांड के लेवल्स बदल रहे हैं, तो उसको थ्रेट बोलते हैं। देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज द प्रॉब्लम एंड एनी प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, सोशल चेंजेस की वजह से, लेबर मार्केट में चेंजेस की वजह से, रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर चेंजेस से अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको थ्रेट बोलेंगे। इसके बाद में आता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब, प्रपोजिशन का मतलब कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे यही बात बोल रहा हूं, जैसे विमल का ऐड आता है ना, तो वो एक लाइन बोलते हैं, दाने दाने में केसर का स्वाद। ठीक है, तो ये उनकी क्या है? यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जो वो ये क्लेम करते हैं जो कोई अदर कंपनी क्लेम नहीं कर सकती है। समझ में आ गई क्या? देखो, कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन ए क्लेम। ठीक है, जैसे एक वो आता है बंगर सीमेंट। ठीक है, बंगर सीमेंट क्लेम करता है कि हमारे सीमेंट को यूज करने से सरिये में जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, अदर कंपनियां उस चीज को क्लेम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो इसकी क्या बन जाएगी? मार्केटिंग प्रेपोजिशन या सेलिंग प्रेपोजिशन। और इसके बाद में आता है वीकनेस। जैसे स्ट्रेंथ आया था, एबिलिटीज, ठीक है, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इसके लिए अपन स्ट्रेंथ टर्म यूज करते हैं। और किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है या स्किल्स की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वीकनेस। अच्छा, एक टर्म आता है जो अभी तक नहीं आया, फाइनेंशियल सिकनेस। नाम सुना है? फाइनेंशियल सिकनेस क्या होती है? When a firm is unable to repay its creditors, कि जब बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने में कैपेबल नहीं है तो ऐसी फर्म्स को अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिकनेस। ठीक है, इसके बाद में आता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इसके अंडर कंप्लीट नहीं है शायद, ये तो थे, कोई नहीं, देख लो, इसमें वैसे भी ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब किसी भी डिपॉजिट और लेंडिंग को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैंक अगर एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टिंग हाउस। एक्सेप्टिंग हाउस का मतलब, ठीक है, जहां पर जाकर, जैसे मान लो कि आपने कोई लोन करवाया है बैंक से कोई अमाउंट बोरो किया है, ठीक है, उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल किए हैं आपने, वो फाइल कहां पर जाएगी? फिर बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, बैंक का अपना एक क्या होता है?
एक्सेप्टिंग हाउस होता है, वहां पर जाती है वो फाइल और वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग हाउस क्या है? ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऑफ बैंक विच एक्सेप्ट द फाइल्स या फिर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसके बाद में आती है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस का मतलब ये तो जानते ही होगे आप, बैंक में जितना पैसा होल्ड कर रहे हो वो सारा क्या है आपका अकाउंट बैलेंस। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, एक्रूड का मतलब क्या होता है? जो क्रिएट तो हो गया बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड रेट्स, देखो ये वाला समझने का है आपके। एडमिनिस्ट्रेटेड रेट क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटेड रेट आर द रेट एट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रेक्चुअली बाय द लेंडर। ठीक है, लेंडर जिस रेट को वो चेंज करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। एक नाम सुना होगा आपने लेंडिंग रेट, और एक होती है बोरोइंग रेट। लेंडिंग रेट का मतलब, ठीक है, जिस इंटरेस्ट रेट पर लेंडिंग की है, लोन दिया है, वो लेंडिंग रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है उसको बोरोइंग रेट। ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को आप जब डिपॉजिट देते हैं तो कॉमर्शियल बैंक के लिए वो क्या है? बोरोइंग है। ठीक है, तो बोरोइंग मतलब डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होती है वो बैंक के लिए क्या है? बोरोइंग रेट है। ठीक है, और वो जो लोन देता है उसको लेंडिंग रेट। ठीक है, बट आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर या किसी कंडीशन के बेस पर अपनी इस इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जब आप अपनी इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। ठीक है, रेपो रेट हो सकती है। ठीक है, सीआरआर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो तो डिपॉजिट का अमाउंट है। सीआरआर किसे बोलते हैं? आगे आ जाएगा, सीआरआर भी, बैंकिंग चल रही है ना। है, हाँ हाँ, वो बोरोइंग रेट। ठीक है, इसके बाद में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे भाई। एडीआर की फुल फॉर्म अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डॉलर के टर्म्स में आपने जो डिपॉजिट रख रखी है उसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर इसके बाद में आता है एन्युटीज। एन्युटीज के बारे में बता चुका हूं, एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ जो आप फिक्स पेमेंट कर रहे हैं वो क्या होती है? एन्युटी। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का मतलब, अभी मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस, उसी तरीके से आपने अगर कोई चेक लगाया है बैंक में, ठीक है, तो वो कहां पर जाता है? बैंक उसको क्लियरिफाई नहीं करता है, वो डिजिटली किसके पास जाएगा? बैंक का एक डिपार्टमेंट है, सभी बैंक मिलकर वहां पर सिट करते हैं। ठीक है, और उस हाउस के अंदर वो कंफर्म करेंगे कि जिस बैंक का चेक है उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं या नहीं है, जितना अमाउंट चेक पर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूनियन बैंक के अंदर अकाउंट है, ठीक है, और मैंने जिसको चेक दिया है उसका एसबीआई के अंदर अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने उसको चेक दिया, वो चेक लेकर कहां जाएगा? मेरे बैंक में जाएगा, अपने बैंक में? अपने बैंक में जाएगा। अब वो उसके बैंक के पास जाएगा, वो चेक लेकर कहां जाएंगे? क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस के अंदर यूनियन बैंक का एजेंट भी बैठेगा और एसबीआई का एजेंट भी बैठेगा, और दोनों इस बात को क्लियर करेंगे कि इस बैंक के, सॉरी, उस पर्सन के अकाउंट में, किसके में? यूनियन बैंक वाले के, उसके अकाउंट में उतना सफिशिएंट फंड है या नहीं। ठीक है, अगर है तब तो वो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, क्लियरिंग हाउस है, देखो उसके ऊपर उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है आरबीआई। क्लियरिंग हाउस करने का काम, ये सारा बर्डन आरबीआई के सिर तो ना है, बट ट्रांजैक्शन जो कमिट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? आरबीआई के थ्रू होते हैं। ठीक है, बट क्लियरिंग, उसका कंफर्मेशन कौन देगा? आरबीआई तो ना देगा। आरबीआई को तो ना पता है यूनियन बैंक के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। जैसे किसी एक्स पर्सन का यूनियन बैंक में कितना पैसा है, ये कौन कंफर्म करेगा? यूनियन बैंक करेगा। ठीक है, किसको कंफर्म करके देने की जरूरत है? आरबीआई को करके देने की जरूरत नहीं है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर उसको डिपॉजिट करना है उसको कंफर्म करेगा ना, क्योंकि मैं यूनियन बैंक देगा पैसा किसको? एसबीआई को, और फिर एसबीआई उस थर्ड पार्टी को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, जानते ही हो, 24 आवर कैश फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए बैंकों ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब, एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर करते हैं उसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ये भी होता है कि जब आपने अपने किसी डेप्ट को सेट ऑफ करने के लिए एक और डेप्ट लिया है तो उसको भी बैलेंस ट्रांसफर ही बोलेंगे।
समझ में आई या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी एक्स पर्सन से मैंने लोन ले रखा है, ठीक है, एक्स पर्सन से लोन ले रखा है और उसकी ड्यू डेट आ गई, उसको पेमेंट करना है, ठीक है, उसको पेमेंट करने के लिए मैंने किसी वाई बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, और किसको दे दिया, एक्स पर्सन को, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। बैंक अकाउंट तो जानते ही हैं, जिसके थ्रू आप अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो, वो बैंक अकाउंट है आपका। इसके बाद में बैंक रेट क्या होती है, किसे बोलते हैं, बैंक रेट, सुना होगा आपने 12th के अंदर इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग वाले चैप्टर में, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में, उसके क्रेडिट कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उसमें पहला मेजर था बैंक रेट। और बैंक रेट क्या होती है, जिस पर आरबीआई यानी कि आपकी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉमर्शियल बैंकों को लोन अवेलेबल करवाता है, उसको बोलते हैं अपने बैंक रेट। समझ में आ गया क्या, ठीक है, टॉपिक आया अभी क्या चल रहा है, बी, बैंक रेट में था सीआरआर एसएलआर, मैं बोल रहा हूं सी आया क्या अभी, जब आए तब बात करेंगे। देख इधर देख, पेशेंस भी होना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन बिना पेशेंस की वजह से भी डगमगा जाता है? क्या लिखा हुआ है, बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंटिंग रेट। हाँ एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एज ए बैंकर्स बैंक एंड लैंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके बाद में सिंस द लैंडिंग में बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज प्लेस्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंटिंग रेट। कई बार क्या होता है, आप एक तो लेते हो बैंक से डायरेक्ट लोन, ठीक है, एक क्या कंडीशन है कि जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान ले कि किसी बैंक को कोई बीआर लेटर रिसीव हुआ, ठीक है, उस लेटर को लेकर वो किसके पास चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको उतना ही अमाउंट दे देगा जितना बीआर का है, या फिर कम देगा, ठीक है, एक तरीके से डिस्काउंटिंग करके दे रहा है ना, और एक तरीके से लोन दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर में उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बैंक रेट को समटाइम्स क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग रेट। आगे बात समझ में ना, लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करवाती है, ठीक है, याद रखना बैंक रेट का रिलेशन किससे है, लॉन्ग टर्म से, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक आरबीआई या फिर कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन दे रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो बैंक रेट। समझ में आ गई? और विद इन 2 वीक्स के लिए अगर कोई लोन दे रहा है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। समझ में आ गई? इसके बाद में आता है बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक इंडिसेस। बस इतनी बात याद रखनी है। और इसको परसेंटेज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, चेंजेस इन फाइनेंशियल पैरामीटर सच एज इंटरेस्ट एंड स्टॉक इंडिसेस। इसके बाद आता है बाउंस चेक। बाउंस चेक क्या होता है पता ही होगा? इधर गर्ल्स, अरे इनको तो पता है, इनसे करवा लेते हैं घर वाले काम। बाउंस चेक क्या होता है? शाबाश, हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, देखो बाउंस चेक का मतलब आपने चेक के ऊपर जितना अमाउंट लिखा हुआ था, ठीक है, आपने उसको फाइल किया बैंक के अंदर, ठीक है, और जिस पार्टी से वो चेक रिसीव किया उसके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है, तो बैंक पेमेंट कहां से करेगा? तो वो चेक वापस आ जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बाउंस चेक। इसके बाद में आता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब इसको गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग का सेकंड नेम है गैप फाइनेंसिंग। एक तो होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग और एक होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लेकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बीच का जो गैप है, उसके अंदर कॉमर्शियल बैंक जो लोन अवेलेबल करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बैंक ने लोन दे दिया और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है, तो बैंक आपको क्या करता है? एक स्मॉल अमाउंट उस गैप को फुलफिल करने के लिए एज ए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रिज फाइनेंसिंग। अरे शुरुआत में मान लो कि 2 महीने के लिए बैंक ने आपको लोन दे दिया, ठीक है, बट बैंक ये क्लेम करता है कि आपको लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल होगा 6 महीने के बाद में, तो 2 महीने के लिए तो शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, और लॉन्ग टर्म लोन कब रिसीव होगा आपको? आफ्टर 6 मंथ, तो बीच में 4 महीने गैप आ गया ना। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक आपको कोई स्मॉल अमाउंट अवेलेबल करवाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है,
इसके बाद में आता है कैप. कैप इज द लिमिट दैट रेगुलेट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो आरबीआई चार्ज करता है कैप, ताकि आप अपनी इंटरेस्ट रेट की लिमिट को एक्सीड ना कर सको. ना तो इंटरेस्ट रेट को, देखो कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग करने का काम करते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक ग्रुप बनाकर क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं, ठीक है, लैंडिंग के ऊपर, और डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. एक टर्म याद रखना है, स्प्रेड. क्या याद रखेंगे? स्प्रेड. कॉमर्शियल बैंकों की जो लैंडिंग रेट होती है और जो बोरोइंग रेट होती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट. भाई कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट कहां से कमाते हैं? हायर, रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लैंडिंग करेंगे और रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. तो इन दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं. आगे बात समझ में. तो अपने स्प्रेड को इंक्रीज करने के लिए कॉमर्शियल बैंक जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट रेट को, लैंडिंग रेट को हाई ना करें और डिपॉजिट रेट्स को लो ना करें, ठीक है. इसकी लिमिट को फिक्स करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैप, ठीक है. कहां लिखा हुआ है? एडजस्टेबल रेट ऑफ मोर्टेज का मतलब क्या है कि आप जो मोर्टगेज रख रहे हैं उसकी भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल, सॉरी, एक रेट फिक्स होती है. जैसे आपने 1 लाख रुपीज का मोर्टगेज रखा, तो बैंक आपको एटलीस्ट उस पर 75% का लोन देगा. देगा या नहीं देगा? या 100 की 100 अमाउंट पर लोन दे देगा, कम पर देगा ना. तो ये रेट भी कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई. और इसको भी अपन किस में डिफाइन करेंगे? कैप के अंदर, ठीक है. कैशियर चेक. कैशियर चेक का मतलब खुद के बैंक से कैशियर चेक का मतलब होता है बैंक टू बैंक के बीच में जो चेक जाता है, ठीक है. अगर एक बैंक को दूसरे बैंक को पेमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक को जो चेक दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? कैशियर चेक. समझ में आ गया क्या? है? अरे एक कॉमर्शियल बैंक को दूसरे कॉमर्शियल बैंक को पैसा देना है, कैसे देगा भाई बता? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कॉमर्शियल बैंक फोन पे करने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी की गाड़ी भर के कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचा देंगे, ठीक है. एक बैंक से दूसरे बैंक के पास कैसे पैसा जाएगा कि एक बैंक अपना चेक किसको देगा? दूसरे बैंक को. अब वो दूसरा बैंक विड्रॉ कहां से करेगा? तो सभी कॉमर्शियल बैंकों के अकाउंट किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास. जैसे आपके अकाउंट आपके बैंकों के पास है और आप अपने बैंकों के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करते हो, उसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करेंगे. किसका यूज करके? आरबीआई का यूज करके. और उस कंडीशन में जो एक बैंक अपना चेक इशू करेगा उसको क्या बोलते हैं? कैशियर चेक. समझ में आ गया क्या? पढ़ के देख लो इसमें. द कैशियर चेक इज द ड्रॉन बाय ए बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मे पेमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेशन एंड इवन इंडिविजुअल्स, ठीक है. इसके बाद में आता है कैश रिजर्व. अच्छा, कैश रिजर्व का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सीआरआर वाला कैश रिजर्व नहीं है. ये कैश रिजर्व है कि कॉमर्शियल बैंकों के पास अपने अकाउंटों में कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है. टोटल अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल विद द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है. देखो मान लो कि किसी कॉमर्शियल बैंक के पास किसी अकाउंट होल्डर से डिपॉजिट आती है, तो डिपॉजिट का एक सर्टेन पार्ट बैंक क्या रखेगा अपने पास है? रिजर्व में. और नेक्स्ट पार्ट क्या करेगा? लैंडिंग कर देगा, ठीक है. तो लैंडिंग जितना अमाउंट हो गया और जितना अमाउंट उसके पास डिपॉजिट में है, उन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा? कैश रिजर्व. मतलब कॉमर्शियल बैंकों के पास कितना कैश या लिक्विड अवेलेबल है, ठीक है. इसके बाद में चेक. चेक क्या होता है? एक मीडियम ऑफ ठीक है पेमेंट है. इतना सा याद रखना है. इसके बाद में क्लियरिंग. क्लियरिंग का मतलब किसी भी चेक का पास होना क्या है? क्लियरिंग है. सर्टिफिकेट ऑफ, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट स्लिप देखी है? बैंक में गए हो कभी? अब ये चीजें उनको तो समझ में आएंगी जो बैंक में गया है. वहां पर एक डिपॉजिट स्लिप आती है पैसा जमा करवाने के लिए, लंबी सी, उसमें से फाड़ के एक दे देता है वापस. उसी को क्या बोलते हैं?
क्लियरिंग हाउस जहां पर चेक को क्लियर करते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो क्या, किसे बोलते हैं? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? अच्छा, दो कार्ड होते हैं, एक तो होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्या फर्क है दोनों में? डेबिट कार्ड वो है जो पेमेंट करेगा आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतने तक का वो पेमेंट कर देगा, या उतना कैश आपको विड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक लोन क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, ठीक है। मतलब उस एक सर्टेन लिमिट, जैसे मान लो कि किसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपीज, सॉरी किसी क्रेडिट कार्ड के साथ फैसिलिटी है 1 लाख रुपीज क्रेडिट, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर कहीं पर भी 1 लाख रुपीज तक का क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो बाय टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। समझ में आ गया क्या? बट उसके साथ कंडीशन भी डिफाइंड होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपको उसका रीपेमेंट करना होगा, बैंक में वापस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट अभी बताया था ना आपको, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये कंप्लीट क्या होती है, डिपॉजिट स्लिप, और ये वाला जो पार्ट है ना जो कट जाता है, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में डिपॉजिटर, बैंक में पैसा जो डलवाने वाला, ठीक है। इसके बाद में डेब्ट सेटलमेंट। डेब्ट सेटलमेंट क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले सरकार क्लेम कर रही थी कि हमें सरकार में ले आओ, हम आप किसानों का ऋण माफ कर देंगे। क्या ऐसा सुना था कभी? जैसे हमारे गहलोत सरकार ने भी क्लेम किया था, और क्या नाम है उनका, राहुल गांधी। हाँ, हम तो ले नहीं सकते ना यहाँ पर स्टेज पे खड़े होके, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। नहीं, इच्छाएं तो और भी है मेरे पास, तुमसे बढ़िया नाम है, ठीक है। परंतु देखो उन्होंने क्या किया, अपना गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, क्लेम किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो जो भी किसान है उनके ऋण को माफ कर देंगे, उनके लोन माफ कर देंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लैंड सॉरी डेब्ट सेटलमेंट, ठीक है। डेब्ट सेटलमेंट का मतलब है कि जब कोई डेटर या फिर कोई भी बोरोवर अपने लोन का रीपेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक उस बोरोवर के साथ नेगोशिएट करके, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम इतना अमाउंट दे देना है, ठीक है, कंप्लीट अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं डेब्ट सेटलमेंट। अब आता है डेब्ट रीपेमेंट। डेब्ट रीपेमेंट का मतलब, अच्छा एक तो नाम सुना होगा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, डूब गया वापस नहीं होगा। और डेब्ट रीपेमेंट का मतलब पहले आपने डेब्ट लिया था, उसका पेमेंट करोगे बैंक के लिए, उसका नाम क्या होगा, बैंक डेब्ट रीपेमेंट। इसके बाद में डेब्ट रिकवरी। डेब्ट रिकवरी का मतलब, ठीक है, पेमेंट कर देना, मतलब अभी तक जो पेमेंट नहीं होता उसको रिकवर कर लेना, डेब्ट रिकवरी है। क्या कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन टर्म है। डेब्ट रिकवरी इज द प्रोसेस दैट इनिशिएटेड बाय द बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स बाय वेरियस, अच्छा रीपेमेंट में, डेब्ट रीपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस रीपेमेंट ऑफ डेब्ट अलोंग विद द इंटरेस्ट। समटाइम्स द कंसोलिडेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेब्ट रीपेमेंट। अभी एक ऊपर बताया था डेब्ट सेटलमेंट, तो उसके अंदर अमाउंट को क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं, कम या ज्यादा कर दे, कम कर देते हैं, ठीक है। उसी को क्या नाम दिया यहां पर, कंसोलिडेशन। आपने डेब्ट का रीपेमेंट किया और आपने बैंक के साथ नेगोशिएट करके या अपनी कंडीशंस को पोज करके कि हम इस ज्यादा पूरा अमाउंट पे करने में कैपेबल नहीं है, अदरवाइज या तो वो तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट। तो बैंक क्या करता है, उनके साथ सेटलमेंट करके एक कंसोलिडेटेड अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये देख क्या लिखा है, कंसोलिडेशन दैट प्रोवाइडेड आल्सो इंक्लूडेड इन द डेब्ट रीपेमेंट। इसके बाद में आता है ई कैश। ई कैश का मतलब ऑनलाइन कैश पेमेंट करना, ठीक है। इसके बाद में अर्ली विड्रॉयल पेनल्टी, ठीक है, आपने कोई विड्रॉ करने का अमाउंट फिक्स कर दिया, उससे पहले आप बैंक अकाउंट के अंदर से अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, और उससे पहले विड्रॉ कर लिया तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ रियल एस्टेट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ए परचेज। रियल एस्टेट बिल्डिंग्स के अंदर जब आप किसी अमाउंट का पेमेंट करते हैं,
ठीक है। रियल इस्टेट किसे बोलते हो? कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह के लिए रियल इस्टेट टर्म यूज करते हैं अपन, ठीक है। रियल इस्टेट के अंदर अगर आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसके बाद में एक्सपिरेशन डेट, द टर्म ऑफ इंडिकेट्स दैट इनवैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कहने का मतलब कि जब आपको कोई लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लेने के लिए आपको पहले से एक डेट दी जाएगी कि इस टाइम पीरियड तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन डेट। इसके बाद में आता है एजुकेशन लोन। क्या होता है एजुकेशन लोन? स्टडी करने के लिए कॉमर्शियल बैंकों से जो लोन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है गारंटर। गारंटर कौन है? ठीक है, जो इस बात का प्रूफ देगा, सॉरी गारंटी देगा कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? रियल इस्टेट का परचेज करोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन का मतलब जिस टाइम पर आपने उसके मतलब रियल इस्टेट ओनर के साथ नेगोशिएशन किया उस टाइम पर पेमेंट करना, एडवांस पेमेंट एक तरीके से। इसके बाद में आता है इंस्टॉलमेंट करेक्ट। इंस्टॉलमेंट करेक्ट का मतलब बेटा जितना डीप में जा रहे हो ना तुम उतना डीप से आएगा नहीं, मैं बता रहा हूं यही काफी है, ठीक है। क्या एडवांस पे करोगे तो नेगोशिएटेड रेट पर ही तो करोगे। आप किसी भी रियल इस्टेट प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो उसके लिए नेगोशिएट किए बिना ही परचेज कर लोगे क्या? तो नेगोशिएट करने के बाद में एक एडवांस अमाउंट दोगे, तो नेगोशिएट इंक्लूडिंग एडवांस अमाउंट दोगे ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट करेक्ट का मतलब, ठीक है, कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो रिसीव हो गया तो इंस्टॉलमेंट करेक्ट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब जिसके ऊपर लोन अवेलेबल करवाया या डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है। इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग मतलब बैंकिंग मीडियम्स को यूज करना बाय यूजिंग द इंटरनेट। लेटर ऑफ ए क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब आप बैंक से लोन लोगे तो एक डॉक्यूमेंट देगा, एक परफॉर्मा देगा बैंक आपको, उसको क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ए क्रेडिट, जो इस बात का प्रूव होगा कि बैंक से आपने लोन लिया है, ठीक है। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड का मतलब एक सर्टेन टाइम तक आपको अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड, ठीक है। उससे पहले ना तो आप विड्रॉ कर सकते हो ना एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो। फिर इसके बाद में आता है मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होती है? सिक्योरिटी रखना, ठीक है। जब भी लोन लोगे तो उसके बदले में आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी, उसको बोलेंगे मोर्टगेज। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब जिस टाइम तक आपको पेमेंट करना होगा या बैंक आपको रीपेमेंट करेगा उसको बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। उसकी लास्ट डेट को बोलेंगे मैच्योरिटी, ठीक है। इसके बाद में आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर उस कमोडिटी को या उस प्रोडक्ट को या ऑब्जेक्ट को आप मार्केट में सेल परचेज करेंगे। इसके बाद में आता है ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को ही क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन करना। इसके बाद में आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि कुछ प्रेस्टिजियस और बिजनेस क्लास पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको बैंक क्या करता है? उनके बैंक डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन कर देता है या ज्यादा पेमेंट करने की परमिशन देता है, उसको ओवरड्राफ्ट। पेई, पेई का मतलब जो लेता है जो देता है, ये भी सही है, ठीक है। पेई का मतलब जो पेमेंट करेगा वो पेई, और पेयर, पेयर कौन होता है? जिसको अमाउंट पेमेंट का अमाउंट जिसको रिसीव हुआ है वो पेयर। फिर इसके बाद में आता है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ बोलो। अच्छा सॉरी, पेई का मतलब जो रिसीव करेगा और पेयर वो जो पेमेंट करेगा। तो तूने पहले कंफ्यूज किया, जो देता है जो लेता है। ये बीच में टर्म कौन लेके आया था? तो मैं मेरे फ्लो से चल रहा था, पर तुम्हें ही ज्यादा था, लेने देने की ज्यादा लगी तुम्हारे थे। क्या हो गया? लेने देने की बातें चल रही हैं, करते रहो भाई, तुम्हारा जो लेन देन है सेटल करते रहो। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? अरे PIN तो होता है,
ठीक है, जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है बैंक के अंदर। ठीक है, इसके बाद में रेपो रेट। रेपो रेट अभी ऊपर मैंने बैंक रेट बताया था आपको, क्या होती है बैंक रेट? आरबीआई। हर बार आरबीआई टर्म यूज मत किया करो, सेंट्रल बैंक, क्योंकि कंट्री टू कंट्री सेंट्रल बैंक का टर्म बदल सकता है, बट बैंक रेट का नहीं बदलेगा। ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट सेम होती हैं। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। और इसका पीरियड याद रखेंगे, कितने डेज के लिए? 2 वीक्स के लिए। अगर कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, देखो समझ ही लो इसको, ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा, 5th चैप्टर में। द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट द प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, आरबीआई के पास गिरवी रखने के बाद में, अरे क्या बात हो रही है, अभी टर्म आ जाएगा, बेइज्जती करूंगा, कोई फायदा नहीं है। ये हंसी तो क्या है कि कई बार जो अभी लेन देन चल रहा था तुम्हारा वहीं रह जाएगी। ठीक है, जब फाउंडेशन के बाद में एज ए रिपीटर मुंह लेकर आओगे, इतना सा तो मुंह होगा, और फिर एक छोटी सी स्माइल होगी फेस पे, सर फेल हो गया। नहीं, हंसी मजाक में इसको निकाल देना है, वो भी तुम्हारा ही काम है। पास होना है तो थोड़ा फोकस कर लो। आप एक एक करके बहुत सारी चीजें अवॉइड करके आए हैं। टेस्ट लगा था, सभी लोगों ने, किसी ने नंबर ही नहीं शेयर किया कि सर मेरे इतने आए। अरे आपने तो अपना वैल्यूएशन किया होगा ना। ठीक है, 39 आ रहे हैं, शाबाश। जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो तो खुशी खुशी बता रहे हैं सर मेरे 39, उसको तो ये दुख है कि मेरा एक क्यों कट गया। और जिनको पता चला कि आए एक नंबर है, उसकी तो खुशी का अंदाजा नहीं है कि ये एक भी कैसे दे दिया हमें। नहीं, या एक भी, ये एक भी आ कैसे रहा है। ठीक है, तो ये खुशियों के जो मौके हैं ना, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे हैं, ये उदासी में बदल जाएंगे जिस दिन एग्जाम हो जाएगी। और बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पास आप लोगों को ही होना है, मैं वही दे रहा हूं जिसके लिए आपने पेमेंट किया है। ठीक है, क्या हो गया एकता कपूर? अभी बोला ना एकता कपूर, क्या पता नहीं कुछ। अच्छा, एक मार्क्स बोल रहा था, मेरे को एकता कपूर सुन गया। ठीक है, अच्छा याद रखना कि आपने एक नाम सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो आएगा, अभी 5th चैप्टर के अंदर अपने। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जब कॉमर्शियल बैंकों को लोन लेना होता है, तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू हो चुकी है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कॉमर्शियल बैंक किसके पास एज ए मॉर्टगेज रखते हैं? आरबीआई के पास। ठीक है, और उसके बदले में आरबीआई क्या करता है? 2 वीक्स के लिए उनको लोन अवेलेबल करवाता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रेपो रेट। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि रेपो रेट ज्यादा होनी चाहिए या बैंक रेट ज्यादा होनी चाहिए? रेपो रेट ज्यादा होनी चाहिए, क्यों? तो सीधी सी बात है, आरबीआई अगर छोटे टाइम के लिए लोन अवेलेबल करवा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। तो रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोई 0.5 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है रिवर्स रेपो रेट? क्या? उल्टा कर दो इसको, कि जब कॉमर्शियल बैंक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए या 2 वीक्स के लिए लोन अवेलेबल करवाते हैं, किसको? आरबीआई को। अच्छा, जब इसने लोन लिया था तब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी ना। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? अब कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किससे परचेज कर लेगा? आरबीआई से। परचेज करके अमाउंट दे देगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद में आता है स्मार्ट कार्ड। जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्मार्ट कार्ड, जो प्रेजेंट में पेमेंट करने के काम में आते हैं या कैश विड्रॉ करने के काम में आते हैं। फिर इसके बाद में आता है सिंडिकेटेड लोन। अच्छा, सिंडिकेट मार्केट बढ़ाया था मैंने, क्या होता है? जब बहुत सारी ओलिगोपोली फर्म्स क्या करती हैं? किसी एक सिंडिकेट फर्म को अपना प्रोडक्ट सेल करती है और वो सिंडिकेट फर्म आगे उसको सेल करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड मार्केट। और यहां क्या आ रहा है? सिंडिकेटेड
लोन। सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? जब एक कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लोन कलेक्ट करके किसी एक ही को क्या करता है? लेंडिंग करता है, तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन। इसके बाद में देखा टाइम डिपॉजिट। अरे कॉमर्शियल बैंक के पास इतना फंड नहीं होता है कई बार कि वो एक ही आदमी से लेकर दूसरे को दे दे। तो सिंडिकेटेड लोन के अंदर क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या रिसोर्सेज से फंड कलेक्ट करेगा और किसी एक कंपनी को लोन देगा। जैसे मान लो किसी कंपनी ने, ठीक है, 100 करोड़ रुपीस का लोन ले लिया बैंक से। अब वो 100 करोड़ रुपीस जो इमीडिएट टाइम पर कॉमर्शियल बैंक के पास होंगे नहीं, कहां से लाएगा? बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करेगा। कौन है? कॉमर्शियल बैंक। और किसी एक ही बिजनेस फर्म को क्या कर रहा है? लेंडिंग कर रहा है। तो ये सिंडिकेटेड लोन है क्या? और सिंडिकेटेड मार्केट क्या होता है? बहुत सारी ओलिगोपोली फर्म्स जो हैं वो किसी एक फर्म को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और वो फर्म मार्केट में आगे जाकर उसको सेल कर रही है। उस दिन बता रहा था ना एग्जांपल, कौन सी मूवी का? झुकेगा नहीं, याद रखना। तो उसमें क्या किया कि सभी फर्में जो भी चंदन का व्यापार करती हैं, वो जो भी चंदन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से, वो सभी किसको? एक ही फर्म को सेल करते हैं। अब आगे जाके उस फर्म की जिम्मेदारी है वो किस तरीके से उसको आगे सेल करेगी। समझ में आई या नहीं? ज्यादातर जो ये सिंडिकेट वगैरह चलते हैं ये, ठीक है, इनलीगल मार्केट के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इनलीगल मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो किसी एक सिंडिकेट फर्म को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे और वो सिंडिकेट फर्म छोटे छोटे सप्लायर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करेगी। इसके बाद में आता है टाइम डिपॉजिट। एफडी का नाम सुना है? क्या होता है? अरे फिक्स डिपॉजिट तो होता है। मीनिंग क्या है इसका? एफडी, अच्छा, फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या कर लेती है? ठीक है, डिपॉजिट कर लेगी। उससे पहले उसको विड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं है। अगर कर लोगे तो पेनल्टी। कितने परसेंट की? 1% की, याद रखना। 1% कैसे? जैसे मान लो कि कॉमर्शियल बैंक ने आपको 8% पर एफडी का अकाउंट ओपन करके दिया है, ठीक है, और 8% के हिसाब से जितने टाइम तक आपने, मतलब मैच्योरिटी से पहले जितने दिन पहले आपने विड्रॉ कर लिया अमाउंट, ठीक है, उतने टाइम पीरियड तक की तो 8% से इंटरेस्ट लगेगा और उतने ही टाइम पीरियड का 7% से इंटरेस्ट लगाएगी। जो डिफरेंस आएगा उसको उसको आपके एफडी अमाउंट से क्या कर लेगी? डिडक्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 12 महीने की एफडी करवाई, 11वें महीने में आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, ब्रेक करवा लिया एफडी को, ठीक है, तो 11 महीने का 8% का इंटरेस्ट और 11 महीने का 7% का इंटरेस्ट, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको एफडी अमाउंट में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में टाइम डिपॉजिट, वैल्यू एट ए रिस्क। क्या मिलना कितना चाहिए था? मिलना, इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 11 महीने का, ठीक है, कितने परसेंट से? ठीक है, बीच में विड्रॉ कर लिया आपने 11 महीने में, अब 7% से चार्ज करो, जितना डिफरेंस आएगा उसको एफडी में से काट दो, ठीक है। इसको आगे आता है वैल्यू एट रिस्क, द सम ऑफ पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज स्टेक सब्जेक्ट टू लॉस फ्रॉम द वेरिएशन इन द प्रिवलेंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। प्रिवलेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेब्ट की रिकवरी होने के जितने कम चांसेस हैं उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एट ए रिस्क। सीधी सी बात है, कॉमर्शियल बैंक अगर रिस्क को इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे तो डेब्ट की रिकवरी होने के चांसेस उतने क्या होते जाएंगे? कम, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो डेब्ट रिकवर होने के जो रिस्क है उसी को क्या बोलते हैं? वैल्यू एट ए रिस्क। इंटरेस्ट पहले फिक्स हो गया, ठीक है, आगे चलकर आपने फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और अगली बार ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लैंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो लैंडिंग हुई है, ठीक है, उनके रिकवर होने के चांस क्या हो जाएंगे? कम होंगे ना, इसी को वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग का मतलब कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ बोरो किया है एट द रिलेटिवली चीपर इंटरेस्ट रेट। होलसेल मार्केट का मतलब क्या होता है? बल्कि अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज करते हैं एट द रिलेटिवली चीपर प्राइसेस। उसी तरीके से होलसेल बैंकिंग का मतलब, सर्विसेज का वैसे तो कभी होलसेल नहीं होता है, ठीक है, बट बैंकिंग के अंदर होलसेल बैंकिंग तब बोली जाती है जब लार्ज अमाउंट के अंदर आपने बोरो किया है और लार्ज अमाउंट होने की वजह से रिलेटिवली चीपर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। कौन है? कॉमर्शियल बैंक, तो उसको बोलेंगे होलसेल बैंकिंग। इसके बाद में आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है?
जनधन अकाउंट का नाम सुना है? 2016 के अंदर जनधन योजना आई थी, ठीक है, 15 में, सॉरी। जीरो बैंक अकाउंट के ऊपर, मतलब जीरो बैलेंस के ऊपर आपके बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए। क्यों? ताकि ईच इंडिविजुअल बैंकिंग सिस्टम के एडिक्टेड हो सके, उनके हैबिचुअल हो सके। पहले लोगों के पास, पहले कॉमर्शियल बैंक क्या करते थे, लार्ज अमाउंट ऑफ एक फिक्स डिपॉजिट रखते थे कि आपको एक मिनिमम अमाउंट हमेशा अपने बैंक में इतना रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने भी नोटिस किया होगा कई बैंकों की पॉलिसी है कि आपको कम से कम 10,000 रुपए अपने खाते में रखने ही पड़ेंगे, 25,000 रखने पड़ेंगे, 5,000 रखने पड़ेंगे, 2,500 रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे डिस्करेज होकर, ठीक है, लोग क्या करते थे, बैंकों में अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे। और बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे तो बैंकिंग हैबिट नहीं बनती थी, और बैंकिंग हैबिट नहीं बनती थी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रमोट नहीं हो रहा था। तो लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज करने के लिए जीरो बैलेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने अकाउंट ओपन करवाना स्टार्ट किया। और इसके बाद में आता है जीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज। जीरो डाउन पेमेंट का मतलब आपने किसी तरीके का लोन लिया है और बदले में कोई भी डाउन पेमेंट या इनिशियल अमाउंट पेड नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं जीरो डाउन पेमेंट, ठीक है। मतलब आपने जैसे मान लो 1,00,000 रुपए की कोई मशीन खरीद ली, तो बैंक क्या करेगा, आपसे पहले डाउन पेमेंट लेगा, मतलब इनिशियली एक लार्ज अमाउंट ले लेगा आपसे। जैसे कार परचेज करते हैं तो उसका डाउन पेमेंट देना होता है ना, कैसे, जैसे मान लो 10 लाख की कार है तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आपको पहले ही देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। बट जीरो डाउन पेमेंट का मतलब, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं करना, हर मंथ के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देनी है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब, टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, एक सेकंड। यस, आप अपने जितने भी आगे की बची हुई टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, आप उनको घर से देख के आएंगे, ठीक है। जो जो टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं आएंगी, ठीक है, उनको सेलेक्ट करके लाएंगे, कल केवल वही बताऊंगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा कल, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये हमें नहीं बताया, तो सीधी सी बात है, सारे बैंक जो टर्म्स हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 11th-12th के अंदर। जो जो आपके लिए न्यू है उनको सेलेक्ट करके लाएंगे, केवल उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ठीक है। और वो आपकी प्रॉब्लम होगी कि आप उनको सेलेक्ट करके नहीं लाए।